हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम खास बातचीत करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आपको पता है कि आपका 8 सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाला है। दिसंबर में तो पॉसिबिलिटी कम है, दिसंबर में नहीं हो पाएगा, लेकिन जनवरी में मैक्सिमम चांसेस जनवरी में होगा। ठीक है, तो उसके लिए कैसे लगना है, आपको किस सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करना है, उस विषय में बात करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा अलग चीज़ है। आज हमारे साथ एक मेहमान है, उनसे आपसे बातचीत कराएंगे और वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं, फैकल्टी हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मैकेनिकल के स्टूडेंट कैसे एग्जाम पे ध्यान दें, कैसे एग्जाम के लिए अच्छा करें। मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने का मतलब ये है कि कोई एक मोमेंट, कोई एक क्षण आपको यूजफुल हो सकता है, आपके लिए लाभदायक हो सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम वेलकम करना चाहेंगे अपने खास मेहमान जो हमारे हैं, मिस्टर प्रखर मिश्रा सर। बैठे सर। थैंक यू। बता दें कि सर हंडिया पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सुनील सर, आपने मुझे मौका दिया। जो है बहुत दिन से ये हमसे कह रहे थे, लेकिन अब हमारे पास टाइम की कमी होने के कारण जो है थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा और पहले आ जाता। तो जैसा कि बताया सर ने कि जो फर्स्ट ईयर में नए स्टूडेंट आते हैं वो काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में डरे हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनको कुछ पता नहीं रहता है कि इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग का ई नहीं पता होता उनको, स्टार्टिंग में जब आते हैं। लेकिन उनके सीनियर भी उनकी हेल्प करते हैं जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हम हॉस्टल वार्डन भी हैं, तो इसके लिए उनके सीनियर जो है काफ़ी कुछ सिखाते हैं उनको, जो है हॉस्टल में भी और कॉलेज में भी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो फर्स्ट ईयर में अभी नए स्टूडेंट आए हैं, डरने की बात नहीं है। एक सेमेस्टर खत्म होगा, सब कुछ पता हो जाएगा, सब कुछ जान जाएंगे लड़के, सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। सब एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर हम लोग को कोई बताने की कोई जरूरत नहीं रहती। बस ये सेमेस्टर खत्म हो जाए, उसके बाद आप लोग भी सब कुछ जान जाएंगे। तो और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम से भी आए हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से आए हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी मीडियम से आए हैं, इसीलिए हम लोग कॉलेज में हिंदी में ही लिखवाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं यूज़ करते, इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आप बेसिकली इंजीनियरिंग करने आए हैं तो इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण हम लोग लिखवाते हिंदी में हैं। आपके यहाँ सर हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके स्टेबिलिटी के हिसाब से दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। यही कॉन्सेप्ट लगभग हर एक ब्रांच में अप्लाई होता है कि जैसे कोई हेडिंग लिखा दिया आपको, तो उसके बाद हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं कि इसका इंग्लिश ये होता है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, और जो टेक्निकल वर्ड है उसको इंग्लिश यूज करते हैं। नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब वो कोशिश ये करें कि इंग्लिश जानने की इच्छुकता ज़्यादा रखें। इंग्लिश ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। क्योंकि अब इंटर तक आप हिंदी मीडियम से आए, इंग्लिश मीडियम से आए, ये तो अफेक्ट करता है। लेकिन इंटर के बाद आप डिप्लोमा कर लेंगे, फिर आपको कोई नहीं कहेगा कि आप हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से। ऐसे ही हम लोग भी स्टार्टिंग में थे तो इंटर तक हम भी हिंदी मीडियम से हैं, हमारे सर भी शायद हिंदी मीडियम से ही हैं, जो मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से ही हैं। अब आज के ऐसे प्रचलन में, आज के टाइम में जो है अब लोग इंग्लिश मीडियम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं वो हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं। तो और जो बच्चे डिप्लोमा के बाद आगे जाएंगे उनको इंग्लिश वाला टर्म ज़्यादा मिलेगा। जैसे आप हायर एजुकेशन करेंगे, बीटेक करेंगे, उसमें आप इंग्लिश देखने को मिलेगा। अगर आप जेई बन जा रहे हैं उसमें आपको टेक्निकल टर्म इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो आप आगे जो भी चीज़ें करने चाहेंगे अपने कोर ब्रांच से संबंधित रहेंगे तो आपको इंग्लिश में ही चीज़ों को करना पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश को प्रेफर करिए और उससे हिचकिचाइए मत, उससे डरिए मत, भागिए मत, उसको सीखने का प्रयास करिए। इजी है, टेक्निकल वर्ड इजी, आप सीख जाएंगे। तो सर आप यहाँ पे कब से पढ़ा रहे हैं, कितने साल का अनुभव है लगभग आपका? हाँ, तो मैं यहाँ पे देखिए हंडिया पॉलिटेक्निक हंडिया प्रयागराज में मैं 2 साल पढ़ा चुका हूँ। 2 साल मेरा कंप्लीट हो गया है और ये तीसरा रनिंग चल रहा है जो है। तो इन 2-3 सालों में देखे हैं हमने स्टूडेंट्स को, जब नए स्टूडेंट आते हैं
तो काफ़ी ऐसा लगता है, काफ़ी सहमे से टाइप के रहते हैं, मतलब उनको कुछ पता नहीं है। कुछ स्टूडेंट को मतलब ये कहेंगे कि हम मैनर, एक जो होता है ना कॉलेज का मैनर, वो भी नहीं पता होता जो सच्चाई है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है उनके सीनियर उनको बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसे होना चाहिए। क्या है कि अचानक उनका स्ट्रीम चेंज हो जाता है, हाँ। हाई स्कूल की इंटर के ये टेक्निकल स्ट्रीम में आते हैं, हाँ। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलता है हम लोग। तो ऐसी कोई दिक्कत स्टार्टिंग में हो जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो हम, जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट सर ने बताया ही है, तो मेरा फर्स्ट ईयर में भी क्लास रहता है। हम अदर ब्रांचेस में भी पढ़ाते हैं। ऐसा मैकेनिकल ऐसी ब्रांच है जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई आपकी, तो ये हर एक ब्रांच में कॉमन है। ये फर्स्ट ईयर में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ब्रांचों में जो है आपका कॉमन रहता है कि या तो, और पढ़ाते सारे मैकेनिकल के ही टीचर हैं। हम लोग 4 लोग हैं, तो 4 लोग 4 ब्रांचों में पढ़ाते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में पढ़ाता हूँ, हमारे कौशल सर हैं वो मैकेनिकल में पढ़ाते हैं, अमित सर हैं वो सिविल में पढ़ाते हैं, अंकित सर हैं वो एजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मिला के तीनों कंबाइंड पढ़ाते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, समझ में? तो ये भी एक मैकेनिकल का ही पार्ट है, तो इसको भी मैं ही पढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और कॉमन सब्जेक्ट जैसे मैकेनिकल में हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट भी हम ही लोग के टीचर जो है पढ़ाते हैं। चाहे जिस ब्रांच में, सिविल में भी शायद फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, फर्स्ट ईयर नहीं। अच्छा, किसी एक ब्रांच में है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें भी पढ़ाते हैं। हमारे एक सर हैं, शायद अंकित सर पढ़ाते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि ड्राइंग में जो सब्जेक्ट। सर ये बताइए, जब बात आई है ड्राइंग की, ड्राइंग के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। हाँ वही, वो जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, एमडी वगैरह है, उसको यूज नहीं कर पाते। वही बात बता तो रहा हूँ। आप पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको पढ़ें, कैसे उसको अच्छे से समझें, क्योंकि बहुत गलती करते हैं, आप जानते भी हैं, उसमें बैक ज्यादा लगता है। हाँ हाँ, वो मुझे पता है जो है। तो उसके बारे में बताइए। इसमें देखिए, ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी कम होती है थोड़ी, और आपका ड्राइंग ज्यादा होता है। ड्राइंग इन द सेंस, ड्राइंग मतलब कला नहीं है। पहले तो ये जाने कि ड्राइंग इज नॉट इज इक्वल टू आर्ट। आर्ट एक अलग चीज है, ड्राइंग एक अलग चीज है। तो आर्ट से इसका कंपेयर करेंगे तो टोटली गलत है। ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, न कि आर्ट या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट। तो ड्राइंग में एक एक चीज का मतलब होता है। जैसे आपने किसी एरो बनाया, तो एरो का जो है वो क्या रेशियो होगा उसका, क्या रेशियो, किस विड्थ और किस लेंथ में बनेगा वो एरो, ये जानना आपको जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने किसी भी तरह एरो बना दिया तो बना दिया, वो गलत है, वो कला हो गई। लेकिन ड्राइंग में जो है एरो का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। मतलब आपकी जो चौड़ाई है, अगर ये लंबा लेंथ 3 है तो चौड़ाई जो है 1 होगी, इस टाइप में रेशियो बनता है। तो ये कहेंगे कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा लेटरिंग। लेटरिंग में यह है कि जैसे लेटर आपको ABCD लिखना होता है, या फिर कोई सेंटेंस दे दिया कि माय नेम इज प्रखर मिश्रा, तो ये बोल देगा कि इसको आप जो है कैपिटल लेटर में लिखिए। तो उसके लिए आपको कभी कभी क्या कहेगा कि इतने हाइट दे देगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं देगा, सीधे कहेगा कि इसको कैपिटल लेटर में लिखिए। तो उसके लिए फार्मूला होता है, हमने बताया है क्लास में, जाके मेरे नोट्स देख लेंगे इलेक्ट्रिकल के बच्चों से, सब्जेक्ट के जो भी हैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, उन्होंने काफ़ी सब नोट्स अलग बनाया है, ड्राइंग शीट अलग बनाई है, मतलब हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से कराया है मैंने। वो अगर अदर ब्रांच वाले कोई दिक्कत हो रही है तो वो जाके एक बार उनसे मिल सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लोगों से। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी ब्रांच में भी कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि हर एक टीचर अपना यूनिक होता है, अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। वो जो भी पढ़ाए होंगे अच्छा पढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं है। तो दूसरी लेटरिंग है, लेटरिंग में आपको जैसे ABCD लिखना है, उसका भी एक मानक होता है। ऐसा नहीं है किसी भी ढंग से, अगर हाइट दी है तो उसका विड्थ निकालने का फार्मूला होता है, वो मैंने क्लास में बताया है। यहाँ पे ये सब डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसलिए लेटरिंग में आपको सेंटेंस में ध्यान देना है। उसके बाद उसमें कुछ थ्योरी है लेटरिंग सब्जेक्ट में, जैसे रेखाएं कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब में थ्योरी भी कभी कभी आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना नहीं है। और जैसे नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका है पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन,
ये जरूर आता है, एक कोई ना कोई आपको पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन में एक आ जाएगा और उसको बनाना पड़ेगा। इसकी दो विधियां हैं, हर दोनों विधियां क्लास में कराया गया है। तो किसी एक विधि से आ सकता है या किसी स्पेसिफिक विधि से नाम दे के आ सकता है कि इस विधि से आप पेंटागन बनाइए या इस विधि से आप हेक्सागन बनाइए। ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे हम। तो मापनी है स्केल, जिसमें स्केल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 100% उसमें से एक क्वेश्चन आना है, वो भी न्यूमेरिकल आएगा। तो स्केल में सिंपल स्केल है, डायगोनल स्केल है, ठीक। यही दो टाइप के स्केल पढ़ने हैं हमको, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। तो इसमें से दोनों एग्जाम में जो बुक है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आप एग्जाम्पल को ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्शन, जिसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस होता है वो है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, और जो है प्रोजेक्शन में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसे बनाना है, किस पोजीशन पे बनाना है, यही इन सब में हमें पढ़ना होता है प्रोजेक्शन में। एक आपको 3D डायग्राम दे देगा कोई भी, जैसे ये बुक दे दिया, अब इस बुक को ऐसे रख देगा, बोलेगा इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाइए, तो इसी को कहेंगे हम प्रोजेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आया, जैसे ये प्रोजेक्शन हो गया, फिर आपका एक और चैप्टर आता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। उसमें आपका एक पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट को डिफरेंट लोकेशन में दे देगा और कहेगा इसका फ्रंट, टॉप और साइड बनाइए, या उसका फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनाइए। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में बेसिकली फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना होता है। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, सेम वही कॉन्सेप्ट होता है। प्रोजेक्शन से रिलेटेड 5 से 6 चैप्टर हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो प्रोजेक्शन समझ लीजिए, ड्राइंग मतलब प्रोजेक्शन कुल मिला के। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, और प्रोजेक्शन ऑफ ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो मतलब कुल मिला के 5 चैप्टर हैं प्रोजेक्शन में, जिसको हमें प्रोजेक्शन पे ही हमारा ज्यादा कमांड रहता है कि एक चैप्टर अगर इंसान स्टूडेंट एक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझ गया, तो वो धीरे धीरे हर एक मतलब सबसे सिंपलेस्ट होता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, फिर लाइन, उसी पॉइंट को लाइन में कन्वर्ट कर देंगे तो कैसे हमारा प्रोजेक्शन बनेगा। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब एक सॉलिड रहेगा, कोई भी डस्टर हो गया उसमें, उसका प्रोजेक्शन। फिर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, पूरा प्लेन दे देगा, फिर उसका प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इस ढंग से हमें जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो सर ये जो ये बताइए, प्रोजेक्शन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखिए प्रोजेक्शन टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा कि आपको एक 3D डायग्राम दे देगा, उसमें फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बनाना होगा, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूज करके। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि इस सॉलिड को, इस डायग्राम को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन विधि से इसका फ्रंट, टॉप और साइड बनाइए। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, सॉलिड, प्लेन, इन चारों चैप्टरों से, अलग अलग चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टरों से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये और एक ये, 3, और एक क्वेश्चन 100% मापनी का है, एक क्वेश्चन 100% लेटर से है। मतलब हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन 100% आना है। देखिए आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कौन सा टॉपिक से कौन किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा कर सके। अभी से जानते रहेंगे, उसको प्रिपेयर करते रहेंगे और अच्छा कर पाएंगे। आपको अगर कोई दिक्कत भी हो रही है तो कमेंट करके बता दें, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी ब्रांच के हैं आप, कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट जरूर कर दीजिए, प्रोजेक्शन को लेके, किसी और टॉपिक को लेके, ड्राइंग से लेके आप बता दीजिए, जैसे भी होगा हम उसको समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा मेन एम ये है कि आपको जागरूक करना, आप कुछ तरीके से आना, आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आए तो आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आपके यहाँ डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरा आपके साथ हैं। क्यों सर? और क्या, दूसरा ये है इसमें कि एक और चैप्टर आता है सिंबल्स, मतलब आपको सिंबल पहचानना रहेगा। क्वेश्चन में दे देगा, नाम दे देगा, जैसे बेल, घंटी हो गई, तो आपको घंटी की सिंबल बनाना है। जैसे पोल हो गया, पोल हो गया, या फिर ये हो गया आपका एमसीबी हो गया। तो किसी भी तरह का सिंबल आ सकता है, उसका नाम, उसका आपको डायग्राम बनाना है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक में देखेंगे तो कम से कम 50-60 ऐसे सिंबल बने हुए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम क्लास में टिक करवाते हैं, तो वो सब भी आपको आता है, ये देख के लेना है। सिंबल से भी क्वेश्चन आएंगे, 2-3 सिंबल दे देगा, 10 नंबर में 3 सिंबल या 4 सिंबल, और चारों सिंबल आपको बनाना होगा।
तो वो सिंबल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे ये सर थोड़ा सा ड्राइंग नहीं बताइए, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर का आता है, कितने घंटे का रहता है? अब पेपर पैटर्न में देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन होता है। बाकी आप हर एक सब्जेक्ट 2.5 घंटे के होते हैं। इसमें जो है आधा घंटा आपको और दिया जाता है एक्सटेंड करके, 3 घंटे का पेपर है। 60 नंबर का होगा, 40 नंबर का आपका इंटरनल होगा। इसका इंटरनल मार्क्स जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारे सारे टीचर, जिसको आप लोग सेशनल बोलते हैं, जिसको सेशनल कहते हैं, जिसमें आपका ये ड्राइंग शीट आपने बनाई है, अटेंडेंस आपकी है, आपकी डिसिप्लिन में है, ये सब देखते हुए टेस्ट वगैरह में कितने मार्क्स हैं, क्या है, कॉपी बनी है, फुल है, कंप्लीट है कि नहीं है, ये सब देखते हुए 40 नंबर उसमें से मिलेगा, प्लस 60 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्जाम जो आप देंगे वो मिलेगा। अब देखिए एक्सटर्नल एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप हड़िया पॉलिटेक्निक में ड्राइंग हॉल, 3 ड्राइंग हॉल हैं, सबको पता है, सारे स्टूडेंट को पता होगा। तो क्लास में आपका जैसे सेंटर यहाँ का यही रहेगा, प्लस अदर कॉलेज का भी यहाँ सेंटर आते हैं। तो यहाँ पे ये संभव नहीं है कि आपको जो है 3 क्लास में सारे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्सों का वहाँ ड्राइंग पेपर हो सके। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देंगे कि जो ड्राइंग का एग्जाम होगा वो शायद वही होगा, ज्यादातर चांसेस वही रहता है जहाँ आपका सीटिंग प्लान रहेगा। तो आपको एक जो है ड्राइंग बोर्ड टाइप का वो परचेज कर लेना होगा, खुद लेके आना पड़ेगा एग्जाम में, जिस पे आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, और एमडी लेके आएंगे, और स्केल, पेंसिल, जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, वो सारा कुछ लेके आना है। कॉलेज से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी किस्मत है तो आप ड्राइंग हॉल में बैठ भी सकते हैं, वो आपके आप उसमें हम भी नहीं जानते, सीटिंग प्लान डिपेंड करेगी, उसमें हम भी नहीं जानते कौन बैठता है, आप भी नहीं जानेंगे। इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, सारे ड्राइंग बोर्ड अभी से ही मार्केट में जो भी है ले लें, बाद में ऐसा ना हो कि वहाँ पे न मिल पाए, तो अभी से ही ड्राइंग बोर्ड खरीद लें। और घर पे भी यूज होगा, घर पे आप बनाएंगे ड्राइंग तो प्रैक्टिस करेंगे आराम से। अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करें तो एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। ये कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें कि कुछ भी जोड़ के लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको जो है, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई कठिन यहाँ पे बात आया है एमडी का, तो हम आप लोगों से पूछेंगे कि आप एमडी का फुल फॉर्म बताइए। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा, लेकिन तभी आप लोग लिख के बताइए एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, जैसा कि बताया सर, एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक करिए। कभी-कभी होता है, नहीं पता होता है, या भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है। अब आप लोग नए आए हैं तो पहली बार सुने होंगे एमडी क्या होता है। कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। एक एमडी सब्जेक्ट भी होता है हमारे डिपार्टमेंट मशीन डिजाइन, उसको नहीं लिखना है। एमडी जो है जो आप यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो और देखिए एक और हम सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंटों को पता होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल। तो इस सब्जेक्ट में जो है मैकेनिक्स, मतलब आप मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, और मटेरियल के बारे में, किसी भी पदार्थ का स्टिफनेस क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, मैलिबिलिटी क्या होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो कितने टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, क्या होगा, क्या स्टील कितने टाइप के होते हैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, किसी भी एल्युमिनियम का जैसे कह दिया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए तो कैसे बनेगा, कौन से पॉइंट आपको प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ होगी, और ये इलास्टिक लिमिट कहाँ होगी, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ये सब स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में, ये मैकेनिक्स एंड मटेरियल में। तो और कुछ पार्ट इसमें मॉस का भी रहता है, जैसे धरन क्या होता है, बीम क्या होता है, हिंदी में बीम धरन कहेंगे, इंग्लिश बीम क्या होता है, ये सब चीजें हैं। और कुछ लामीज थ्योरम वगैरह हैं, और बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेलल लॉ, त्रिभुज का नियम, ये सब चीजें इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है। मैकेनिक्स जिसका इंटरेस्ट होगा मैकेनिक्स में, बहुत अच्छे से समझ जाएगा इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को। तो ये 2 सब्जेक्ट हमारा फिलहाल पे अलॉटेड है फर्स्ट ईयर में। कुछ जैसे मैकेनिक्स के सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी यही सब चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि बलों के समांतर चतुर्भुज, ट्रायंगल लॉ, और ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी है। और इंजीनियरिंग मटेरियल, अभी तक हमें आपको बताया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, लेकिन आप अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट अलग है, इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि ये मेन हमारा कोर ब्रांच के सब्जेक्ट हैं। तो इसमें हम
कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं वो तो सिर्फ एक बेसिक चीजें जानना चाहते हैं, बेसिक क्या होता है, लेकिन हम लोग जो है वो मैकेनिक्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी डीप तक जाएंगे और मटेरियल के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो पढ़ता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ता है, सेकेंड ईयर में आएगा तो वो इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ेगा कि हमें मटेरियल कास्ट आयरन क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका जो है स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब स्टडी करते हैं जो है हम इंजीनियरिंग मटेरियल में। तो हमारे हेड सर पढ़ाते हैं शायद इंजीनियरिंग मटेरियल सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों को। तो सेकेंड ईयर में आप क्या पढ़ाते हैं? सेकेंड ईयर में देखिए मेरा मैकेनिकल में सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैकेनिकल के स्टूडेंट सब जानते होंगे कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थ्योरी सब्जेक्ट है बेसिकली। हाँ, 95% इसमें थ्योरी है, 5% न्यूमेरिकल हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आप आने क्या चाहते हैं? थ्योरी न्यूमेरिकल अब एग्जाम थ्योरी ही आता है, 95% प्लस थ्योरी रहता है। कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और थ्योरी में भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिसमें आप जो है विदाउट डायग्राम या विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कॉलेज में, यहाँ पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बेसिकली चलता है। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेरा ही सब्जेक्ट है, मैं थ्योरी कॉलेज में क्लास में पढ़ाता हूँ। तो ये लोग जाएंगे वर्कशॉप में, उसी का प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे अभी हमारा कास्टिंग चल रहा है क्लास में, तो कास्टिंग के बारे में अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो है लगभग हो गया है। कास्टिंग में मोल्ड सैंड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब चीजें हैं। और फर्स्ट चैप्टर था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, सॉरी फॉर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है आपका वेल्डिंग। वेल्डिंग समझ लीजिए सर, वेल्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो वेल्डिंग को अलग कर देंगे तो आपका बाकी सब सारे चैप्टर और वेल्डिंग चैप्टर इज इक्वल है दोनों। मतलब वेल्डिंग जितना लेंदी है, वेल्डिंग जितना लेंदी है उतना एक चैप्टर, और बाकी सारे अलग सब्जेक्ट मिला दीजिए उतना एक चैप्टर। तो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्डिंग, वेल्डिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और लगभग हमने क्लास में 20 से 25 टाइप की वेल्डिंग बढ़ाई है विद डायग्राम। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो, अगर हो सकता है मिस्टेक से भूला हो, लेकिन स्टूडेंट आके पूछ लेते हैं। कभी कभी एक स्टूडेंट आया था, मुझे पूछा था सर बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये तो हमने उसको बताया है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट आके पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं उनको अगर। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को रिवाइज करते रहिए जानने के लिए। हाँ, और सेकेंड ईयर स्टूडेंट में एक स्टूडेंट है विश्वकर्मा कोई है, आज उसने जो है टरबाइन जो है अपने मतलब टरबाइन मैन्युफैक्चर किया खुद से वर्कशॉप में जाके, और काफी मतलब उसको जानने की इतना इच्छुकता रहती है। जिज्ञासु स्टूडेंट है, बहुत जिज्ञासु स्टूडेंट है वो, जो है हाँ सेकेंड ईयर का ही शायद है स्टूडेंट। सेकेंड ईयर के बच्चों को पता होगा। उसने आज जो है सारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सारे टीचरों को जो है परफॉर्म करके दिखाया वर्कशॉप में कैसे हमारा टरबाइन जो है चल रहा है, और पूरा अच्छे से रन किया है उसका टरबाइन। आप लोग उसकी वीडियो देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के अंदर ऐसा चीज होना चाहिए कि सर कैसे वो कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब उसने कॉलेज से हेल्प लिया, वर्कशॉप से हेल्प लिया, अदर यूट्यूब से देखा होगा, कहीं अदर टीचर से मिला होगा, मतलब किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं जो है बहुत अच्छी उसके मतलब उसको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा इस लिए। और सर का कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी केवल सेमेस्टर पास होने के लिए पढ़ाई मत करिए। सेमेस्टर तो आप पास ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास करिए। क्यों सर? सेमेस्टर तो पास हो जाएंगे, आप कुछ अलग करने का प्रयास करिए जिससे कि आप आगे तक बढ़ सकें। कहते हैं लोग एक रात में पास हो जाते हैं, तो वो चीज पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से कितना नॉलेज लेके गए हैं वो डिपेंड करता है। पास होने का तो सही कह रहे हैं, एक रात से भी लोग पास हो जाते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पास होने की। आजकल तो बहुत सारे सरल क्या क्या चल गया है, क्वेश्चन बैंक आ गया है, तो सब ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, उस पे अगर आप कमांड है उस पे, तो आप वो चीज आपको सरल में भी नहीं मिलेगी, मैं इस बात की गारंटी। वो सब चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेनिफिट करेंगे। मैं बताऊं कि मैं सेकेंड ईयर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसी चीजें बता रहा हूं कि वो इनको कहीं यहाँ पे डिप्लोमा किताबों में नहीं मिलेगा। वो आप जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। जो मेरा पीडीएफ जो लोग के पास होगा, बेसिकली वो नोट्स जो है वो मेडिजी की नोट्स है, मतलब वो एक हायर लेवल है। मतलब गेट वर्ड की तैयारी करेंगे बीटेक करने के बाद, तब उस टाइप की नोट्स है जो है, उस
उस चीज़ों से हम पढ़ा रहे हैं आपको। मतलब कि पास होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप जान जाए कि चीज़ें क्या होती हैं। मतलब कास्टिंग में आपको मोल्डिंग सैंड क्या होता है, कैविटी क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, टाइप्स ऑफ पैटर्न क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। दूसरी बात ये है कि थर्ड ईयर में भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं थ्योरेटिकल। एक सब्जेक्ट है जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सेकेंड ईयर में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, थर्ड ईयर में हम जो पढ़ाते हैं वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये भी फुल्ली थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन ये नहीं कह सकते, इसमें भी कभी कभी एक दो न्यूमेरिकल आ जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से आ सकता है न्यूमेरिकल। और जो है दूसरी ये है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल शायद दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन रहता है लगभग हर एक सब्जेक्ट में। आप लोग इस टॉपिक का नाम नोट कर लीजिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इससे कि आप इसको रिवाइज कर सके, इसको देख दूसरा सकें। चैप्टर ये है शायद लेथ मशीन है। लेथ मशीन के बारे में कैप्स्टन एंड टरेट लेथ में डिफरेंस जो है वो आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी लेथ मशीन में जो आपका मेन लेथ मशीन है, यूनिवर्सल लेथ मशीन, वो आपका वर्कशॉप में है ही है। उसको देखें, उसके पार्ट्स के बारे में समझें, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का क्या क्या वर्क होता है, ये बात जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको फेसिंग करना है तो फेसिंग करने में कौन सा टूल यूज करेंगे, लेथ मशीन में कौन सा टूल यूज करेंगे, टर्निंग करना है उसमें कौन सा यूज करें, फेसिंग में क्या चीज कम होती है, क्या कांस्टेंट रहती है, टर्निंग में क्या कम होती है, क्या कांस्टेंट रहती है। तो इन फेसिंग और टर्निंग में कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फेसिंग में डाया कांस्टेंट रहता है या लेंथ कांस्टेंट रहता है, टर्निंग में डाया कांस्टेंट रहता है या लेंथ कांस्टेंट। मतलब दोनों में अलग अलग चीजें होती है, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा जो है। और जो जो कमेंट जिसका सही रहेगा उसको मैं लाइक करूंगा, सबसे कहूंगा उसको लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद बाकी जो लोग नहीं गलत कमेंट करेंगे वो सीख लेंगे, लाइक वालों से लोग कमेंट सीख करिए लेंगे कि जिनका लाइक हुआ है जान जाएंगे कि हाँ ये होता है। और फिर अब जो भी दिक्कत होगी सर बता देंगे, उसको सही जो भी रहेगा आंसर सर बताएंगे। आप अपने तरह से जो भी आपको आ रहा है वो आप बता दीजिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं, जैसे ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ब्रोचिंग हो गया, ये सब सारे सब्जेक्ट है, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। इन सारे सब्जेक्टों का एक उद्देश्य है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, इन जितने चैप्टर हैं इनका सबसे पहले जैसे ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग जैसे चैप्टर हो गया, तो ड्रिलिंग में सबसे पहले क्या होता है, ड्रिलिंग का ब्लॉक डायग्राम, ड्रिलिंग का वर्किंग, ड्रिलिंग के पार्ट्स और ड्रिलिंग का जो है नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं वो सब। मतलब हर एक चैप्टर में लगभग यही चीज होता है। बोरिंग हो गया, बोरिंग मशीन क्या होती है, बोरिंग टूल क्या होते हैं, बोरिंग का वर्किंग क्या होती है, बोरिंग कितने टाइप के होते हैं, और ब्रोचिंग क्या होता है, और जो है ग्राइंडिंग क्या होता है। इन सब चैप्टरों जितने भी चैप्टर हैं उनका एक ही उद्देश्य है, क्या इनका वर्किंग है, इनका ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, यही हर एक चैप्टर में लगभग जो है इनके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर में कोई भी चैप्टर आप खोल रहे हैं, जैसे ड्रिलिंग खोल रहे हैं, ड्रिलिंग पढ़ रहे हैं, तो ड्रिलिंग के बारे में, ड्रिलिंग मशीन होती क्या है, ड्रिलिंग कितने टाइप के होते हैं, ड्रिलिंग में जो जो पार्ट होते हैं उनका क्या वर्किंग होता है, और पूरे ड्रिलिंग मशीन का वर्किंग कार्य सिद्धांत क्या होता है, वो सब स्टडी करना होता है। और हर एक क्वेश्चन का विद डायग्राम आपको एग्जाम में करके आना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा आप डायग्राम बनाएंगे उतना अच्छा माना जाता है, और उतना आपका जो कॉपी होगी उसकी लुक जो है उतना अच्छी होगी। और जो टीचर एग्जामिनर चेक करेगा, हम ही लोग भी चेक करते हैं जाके, तो देखते हैं बच्चा थ्योरी लिखा है, सब्जेक्ट क्वेश्चन आया ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, इस तरह ड्रिलिंग बना दिया, इधर लिखा है थ्योरी, या डायग्राम बना के नीचे थ्योरी लिखा है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एक्टिव आंसर मिल जाएगा। हाँ, उसमें जो है आपकी किताब में देखिए एग्जाम में जो है लिखने का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे बीटेक में सर एक लड़का जो टॉपर था, उसका इतना अच्छा लिखने का वो था, मतलब प्रैक्टिस था जो भी कह देंगे, कि उसकी जो है नॉलेज भी अच्छी थी, लेकिन उसका लिखने का तरीका पूरे क्लास में सबसे बेस्ट थी, जिसकी वजह से उसकी नंबर हमेशा जो है हाईएस्ट आते रहे पूरे फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक। ओवरऑल आप लोग समझ रहे हैं डायग्राम में कितना इंपॉर्टेंस है। आप डायग्राम अगर बना रहे हैं विद थ्योरी तो आप नंबर को अच्छे तरीके से अपने पास खींच रहे हैं। अगर आप नंबर लेना चाह रहे हैं तो डायग्राम यूज करना ही करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसलिए
सेमेस्टर एग्जाम में तो बहुत जरूरी है आपको डायग्राम सीखना बनाना विद थ्योरी। केवल लिखने से लिख देंगे तो टीचर्स इतना अट्रैक्ट नहीं होंगे उसको पढ़ने के लिए। डायग्राम बना रहे तो वहाँ से 80% चीज़ें डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी और जो आपका सेंटेंस लिखे रहे हैं वो भी चीज़ें दिख जाएंगी, उस पर बहुत अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग डायग्राम पे फोटो जरूर करिएगा। नेक्स्ट ये है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जैसे हो गए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट कुछ हैं, जैसे अब ये इनका ऑड सेमेस्टर सा चल रहा है, अभी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इनका इवन सेमेस्टर आएगा। तो इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे कॉलेज में या पॉलिटेक्निक में, कोई अपना जो है कोई भी ब्रांच है अपना एक CV बना लें, अपना CV तैयार रखें और अच्छी खासी CV तैयार होना चाहिए, जिससे जो है मान लीजिए कोई कल को कंपनी आती है कॉलेज में तो आपका CV सबसे पहले देखेगी कि आपने क्या किया है पिछले क्लासों में, इंटर करके आए हैं, क्या करके आए हैं, ITI करके आए हैं। CV देखेगी आपकी क्या रुचि है, किस चीज़ में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका जो हॉबी क्या है, इन सब चीज़ों को अट्रैक्टिव CV बना लीजिए सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट, ताकि जो कंपनियाँ भी आती हैं, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आएंगी कंपनियाँ, तो उनको जो है एक अलग अट्रैक्टिव जो है आपको जॉब के लिए, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से एक अट्रैक्टिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अपना रिज्यूमे जिसको कहेंगे या फिर CV कह सकते हैं, तो वो अपना बना लें सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट और अपने डिपार्टमेंट में टीचरों से एक बार कंसल्ट कर लें कि सर देखिए हमने ये बनाया अच्छा है कि नहीं, एक बार उनसे दिखा दें या उनसे सजेशन ले सकते हैं कि सर कैसे CV बनानी है। हमारे यहाँ में भी बहुत सारे फाइनल ईयर के लगभग CV बना चुके हैं, अमित सर को दिखाए भी हैं, तो कुछ लड़के हमें भी दिखाए थे। लेकिन अच्छा है जो भी CV बना रहे हैं तो डिपार्टमेंट के अपने टीचरों से संपर्क करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है उनसे पूछ लीजिए सर कैसे बनाना है CV। तो CV एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब एक तरह से इनके एग्जाम इनके जो है जॉब के लिए आपके बारे में वही पहले रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप हैं कौन, और आपका इंट्रो एक तरीके से आपको बता रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन हैं, आपको क्यों कंपनी ले। एक बार CV देखेगा तब वो आपको क्वालिफाई करेगा, तो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा CV देख के कि आप हमारा लायक है कि नहीं है। और कहीं भी आप CV और रिज्यूमे आप जरूर प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कहीं भी अप्लाई करेंगे CV तो कॉमन है, CV कंपलसरी है। आजकल एक कोई ऑनलाइन है सर जिसमें जो है CV अपलोड कर देते हैं तो कंपनियां कॉल करती है, किस पे जो है किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना कोई जिसपे CV अपलोड कर देते हैं, तो शायद fresher.com जो भी है शायद कोई कुछ करके है, हाँ ऑनलाइन है जो है, उसमें लोग अपनी CV अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ का जो कंपनी का मैनेजर होता है वो सारी CV चेक करता है, देखता है, जिनको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको शॉर्टलिस्ट करके आपका परसेंटेज देख के आपके एक्सपीरियंस को देख के आपको वो हायर कर सकते हैं, कॉल करते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उसके बाद आपको अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब ही मिल पाए, प्राइवेट जॉब भी बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है प्राइवेट के फील्ड में। हाँ प्राइवेट जॉब भी खराब नहीं है, उसमें ग्रोथ बहुत तगड़ी है। आप जो एक्सपीरियंस बना लेंगे तो जो गवर्नमेंट जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब नो डाउट सिक्योर है, लेकिन जो है प्राइवेट जॉब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पैसा कमाना होता है बहुत सारा। आप पास प्राइवेट में स्किल आ गए तो फिर वो स्किल आपको बहुत पैसे दे देंगे। हाँ तो आप कंपनियां स्विच करते जाएंगे, आप कम लग रही है सैलरी, नहीं लूंगा, आप हट जाएंगे, दूसरी कंपनी आपको बुला लेगी, आइए सर मैं आपको इतना देता हूँ, मैं आपको इतना पैकेज दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये कहना चाहूँगा आपके नॉलेज के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है आपका जॉब। आपको नॉलेज है तो आपका हर जगह वेलकम है, नॉलेज नहीं है तो आप कहीं की नहीं है, आप जो है फिर वो आप समझें कि आपको मेनली आप यहाँ पे आए हैं इंडिया पॉलिटेक्निक में जिस उद्देश्य से आए हैं उसको कंप्लीट करिए, और कोई दिक्कत होती है तो यहाँ के टीचरों से संपर्क करिए और पूछिए उनके बारे में। बाकी सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों ईयर के स्टूडेंटों के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आप लोग कोई किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, सर को उस कमेंट को दिखाएंगे, सर उस कमेंट को लेके जरूर कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। हम सर से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आपके लिए जिस टॉपिक में दिक्कत होगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दें। तो अगर ऐसा कुछ समस्या आ रही है तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और भी मैकेनिकल में बहुत सब्जेक्ट मॉस है, उनके सर अच्छा पढ़ाते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग पहले इससे मैं थर्मल पढ़ाता था इससे पहले ईयर में,
इस बार मैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पढ़ा, इससे पहले मैं थर्मल 2 साल पढ़ाया हूँ जो है। थर्मल इंजीनियरिंग भी मैकेनिकल ब्रांच का कोर सब्जेक्ट है जिसको कहेंगे आप। तो थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, टॉम हो गया, कैड कैम हो गया, मॉस हो गया, इन सब सब्जेक्टों पे ज़्यादा कमांड रखिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स आगे आपको काम आएंगे कंपटीशन एग्जाम में। यही सब्जेक्ट कंपटीशन एग्जाम में आपको आगे मिलेंगे। इसी के बारे में आपको और स्टडी, अभी तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसके बारे में और अंदर तक पढ़ेंगे कि ये क्या मॉस जैसे थर्मल है, थर्मल के बारे में आप ये पढ़ रहे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ, जैसे आप ये पढ़े कि जो है कितने ये एक तरह ये डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर क्या होता है, और प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये सब प्रोसेस क्या होते हैं, समतापी, समदाबी, समआयतनिक, या ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी इन सब थर्मल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं, वो आपको ऑटोमोबाइल से लगभग मैच करते जाएंगे। ऑटोमोबाइल में आप पढ़ेंगे ऑटो के बारे में, जैसे ऑटो मतलब ये सब व्हीकल्स के बारे में, ऑटोमोबाइल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब ऑटोमोबाइल में आपने पढ़ लिया कि एसआई इंजन क्या होता है, सीआई इंजन क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर, ये सब ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट है। इफिशियंसी क्या होती है, एसआई इंजन, सीआई इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, डुअल इंजन, इन सब की इफिशियंसी क्या होती है। तो इन सब सब्जेक्टों पे आप, मेरा उद्देश्य ये कहने का है कि इन पे कमांड रखिए, आप इन पे पकड़। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो इन सारे सब्जेक्टों में थर्मल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मॉस हो गया, ये टोम है, कैड कैम है, ये मतलब ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और ये इंजीनियरिंग मटेरियल, ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये सब थ्योरी में आप इन पे कमांड रखिए, और ये अब इससे पहले जो बताया उन पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखिए, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रखिए कि क्या बीम होता है, उसमें कैसे लोड लगते हैं, कितने टाइप के लोड होते हैं, कि कौन सा लोड घर बनाते टाइम बीम में कौन सा लोड अप्लाई होता है, कौन सा क्या फेल्योर है, थ्योरी ऑफ फेल्योर क्या होती है, कब क्या ब्रिज बनाते टाइम कौन सा हम थ्योरी ऑफ फेल्योर का नॉलेज में रखते हुए ब्रिज बनाते हैं। ये सब चीज़ें अभी आपको शायद नहीं पता होंगी। जब ब्रिज बनता है तो उसमें मैकेनिकल प्लस सिविल दोनों का जो है रोल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल बना ले या फिर सिर्फ सिविल बना ले, मैकेनिकल भी उसमें रोल रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर भी रहेगा, सिविल इंजीनियर भी रहेगा। दोनों मिल के जो है ब्रिज या घर जो भी बनाते हैं स्ट्रक्चर्स वो मिल के बनाते हैं, क्योंकि मॉस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिविल में भी होता है और हमारे मैकेनिकल में भी है। तो मॉस में यही सब चीजें पढ़ते हैं, लोड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड, स्ट्रेस स्ट्रेन भी पढ़ लेते हैं मॉस में जो है, मोहर सर्कल है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो है। तो यही हम कहेंगे जो है कि फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जो भी ईयर के आप लोग स्टूडेंट हैं, अपना सब्जेक्ट, अभी आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइम सेकंड ईयर में आएंगे तब सेकंड ईयर जाए। ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर में है सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। अभी आप जिस ईयर में हैं उस ईयर पे ध्यान दीजिए, जिस सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर की चीजें पढ़िए। अगर आप करंट की चीजें तैयार रखेंगे तो कल को आपको बैक नहीं लगेगी, कल को आपको पुराना चीजें नहीं पढ़ना पड़ेगी। अगर आप करंट चीजें नहीं तैयार हैं, बैक आएगी, फिर से आपको समझ लीजिए पुरानी चीजें पढ़ेंगे। और ये बात हम आपको फैक्ट बता दें, आप पुरानी पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त नया चीज पढ़ रहा है, इतना गंदा लगता है उस समय कि यार मतलब काश मैं भी उस समय पढ़ के पास हो गया होता, तो आज ये मतलब दोबारा न पढ़ना। और 2-4 नंबर से ही आपको बैक लगता है, 2-4 नंबर से ही लगेगा। 2-4 नंबर आप थोड़ा सा मेहनत कर दें, 1-2 रात पढ़ लेंगे, 2-4 नंबर आपका अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप 1-2 रात का इंतजार मत करिए, अभी से लग जाइए। अभी से लग जाएंगे जरूर। 1-2 रात में जो लोग पढ़ते हैं वो कुछ चीजें सिलेक्टेड पढ़ के जाते हैं, क्या पता कल को एग्जाम में वो नहीं आए, तो जो अभी से पढ़ेंगे वो बहुत सारी चीजें पढ़ के जाते हैं। अगर वो एग्जाम में नहीं आया जो 2 रात वाली, तो बाकी चीजें आ गई तो वो जो रोज पढ़ रहा है वो कर लेगा, तो पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा, अच्छा नंबर गेन करेगा। तो 2 रात वाली स्टडी करे हैं तो वो आप अपने लक के हिसाब से है। अगर आपका लक है, आ गया वो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं तो वो लक नहीं है, आपकी जो है नॉलेज है, आपका कठिन परिश्रम है और उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सर यही जो है कहना चाहूंगा, जो है ऑल द बेस्ट। अभी जो है आपका शायद
अगले महीने जनवरी में ही जाएगा। जनवरी में लगभग खिचड़ी के आसपास या खिचड़ी के बाद या जो मकर संक्रांति है उसके मिड बाद। जनवरी के बाद से ही हो सकता है एग्जाम। हाँ 15 से 20 के आसपास डेट जो है, डेट तो अभी आ जाएगी जनवरी में स्टार्टिंग में कि कब से एग्जाम है आपका। तो एग्जाम की प्रिपेयरिंग करिए जो है, और मैं आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। और जो है अब फिर मिलते रहेंगे बच्चों से। मिलते रहेंगे। बाकी जो है अगर सर कुछ दो शब्द बोलना चाहे आपको तो बोल सकते बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया बच्चों के लिए, क्योंकि हमको लग रहा था कहीं न कहीं मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे लैग कर रहे हैं, हमको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने आपका नहीं मैकेनिकल एक लास्ट में लाइन कहेंगे, मैकेनिकल रॉक्स एवरी स्टूडेंट सॉल्व्स, नॉट मैकेनिकल बट एक कह रहे हैं मैकेनिकल ब्रांच जिसको कहते हैं ना एवरग्रीन ब्रांच। एवरग्रीन मतलब ये मत सोचिएगा कि ग्रीन, मैकेनिकल ब्रांच इज एवरग्रीन ब्रांच, इनसाइड नथिंग इज ग्रीन। आपको ब्रांच के अंदर कुछ हरियाली नहीं मिलेगी लेकिन जो है आउटसाइड में एवरग्रीन ब्रांच है। वो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे एवरग्रीन का मतलब क्या है। तो समझदार हैं। देखिए मेन चीज आपको फोकस करना, जो सर बताए हैं उन टॉपिक पे ध्यान देना है, आपको सभी टॉपिक्स पे ध्यान देना है कैसे सर बताए हैं। अगर आप कुछ चीज स्किप कर रहे हो तो उसको फिर से वीडियो देख लीजिए, उन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सब टाइम निकल जाता है तो आप एग्जाम में पश्चाताप करेंगे कि हम उसको अच्छे से कर लेते तो बहुत अच्छा रहता है। आपके प्रखर सर बताए थे, हम ध्यान नहीं दिए, दोस्त कहेगा हम ध्यान दिए तो हम अच्छा कर ले गए, तो ये सब चीजें आपके पास ना हो। हम सर तो क्यों बुलाए हैं, आपके लिए कुछ अच्छा हो सके, इसका कुछ ना कुछ आप एडवांटेज दीजिए जिससे सर को भी अच्छा लगे कि हमने अपना टाइम दिया, बच्चों ने उसका रिस्पांस अच्छा दिया। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। और फिर कोई आपको गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, हम फिर सर से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए। या फिर और किसी सब्जेक्ट में और किसी ब्रांच में आपको दिक्कत लग रही है तो आप हमसे बताइए, हम सभी टीचर्स को लाने का प्रयास करेंगे, हम सभी टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। और आपको इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा करना है, एकदम अच्छा करना है, हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं, हम बताते हैं सिविल ब्रांच के बारे में, तो आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी पॉजिटिव।